सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का यूनिट नंबर 2 डिपॉजिट अकाउंट। इसका वन शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया है। आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले यार हमारा एक वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसपे हमने काफी सारे कंटेंट अपलोड कर रखा है। बाकी क्लासेस के भी कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है। क्लास 9th के अभी 2 ही कंटेंट हमने अपलोड किया है, बट आपके बहुत काम का ये कंटेंट है, ठीक है। यहाँ क्लास 9th का कंप्लीट पैकेज मिल रहा है आपको, जिसमें आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी मात्र 220 रुपीज में पूरा कंटेंट मिल रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी सर? तो इसमें नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज माइंड मैप रहेगा, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यू, एसेशन, रीजनिंग, केस स्टडी, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीजें चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो और सिर्फ 220 रुपीज में, वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइस दे रहा हूं, पूरे इंटरनेट में आप ढूंढ लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस का चाहिए तो साइंस के यही सारी चीजें आपको 55 रुपीज में मिल जाएगी, ठीक है। आने वाले टाइम पे मैं और भी अच्छे कंटेंट यहाँ पे अपलोड करूंगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे सैंपल पेपर वगैरह भी मैं यहाँ पे अपलोड करूं, जिसको आप बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में 15 रुपए 20 रुपए में आप उसको परचेस कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वन शॉट वीडियो तो हमारा हो ही गया है, ठीक है। आज हमको प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करना है, इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बट एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई चैनल पे नए हो ना, तो चैनल हमारा जो है एडोग्रो 9th एंड 10th, ये 9th और 10th के लिए स्पेशल चैनल हमने डिजाइन किया है, जिसमें 9th और 10th के लिए हर एक कंटेंट, हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल हमने कराया है। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें, ठीक है। बाकी हमारा एक वेबसाइट है, मेन वेबसाइट edugrown.in, या आप लिख सकते हो school.edugrown.in। इस पे आपको ना फ्री कंटेंट हमारे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे कंटेंट वगैरह सिर्फ पेड ही हैं, हमारे कई हजार कंटेंट्स, 1000 से ऊपर के कंटेंट हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी बेस्ट क्वालिटी का। आप जाके चेकआउट करना, अपना क्लास वगैरह सेलेक्ट करना, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एसर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह, ये सब कुछ फ्री में भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप जाकर एक बार जरूर हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। इसके अलावा हमारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है। एग्जाम के टाइम पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव होता हूँ, जनरली एग्जाम के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होता हूँ जब आप लोग का एग्जाम हो रहा होता है। इसमें क्लास 9th एंड 10th के लिए यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, जिसपे हम नोट्स वगैरह शेयर करते हैं, या बच्चे आपस में शेयरिंग करते हैं, और हम और आप और थोड़ा क्लोज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, ताकि हम और अच्छे से एक दूसरे की हेल्प कर पाए। जनरली मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। बाकी आप हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टार्टिंग में एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं, टोटल 12 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अ डिपॉजिट इन विच द इंटरेस्ट रेट कैन फ्लैक्चुएट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अच्छा, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था चैप्टर में। हम तो पढ़ रहे थे कि भाई एफडी की बात करें या सेविंग अकाउंट की बात करें, हमारा इंटरेस्ट रेट जो होता है बैंक फिक्स कर देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे डिपॉजिट के बारे में बताओ जिसमें इंटरेस्ट रेट टाइम के साथ साथ क्या होता है, फ्लैक्चुएट कर सकता है। तो भाई फिक्स डिपॉजिट के बारे में हमने पढ़ा था। फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता, जब आप अपना कोई पैसा फिक्स करते हो पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है। सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होता है कि भाई आपका 50,000 रुपए 3 साल के लिए एफडी कर दिया गया है, ठीक है। इसके लिए बैंक आपको 9% पर एनम पर ईयर आपको ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी, फिक्स कर दिया गया है। ऐसे रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आपके अकाउंट से हर महीने 2,000 रुपए निकलकर एफडी अकाउंट में जाता रहेगा, उसमें भी आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। टर्म डिपॉजिट इनके अंदर ही आ जाते हैं दोनों के, ठीक है। बच गया एक ही ऑप्शन, फ्लेक्सी डिपॉजिट, एंड आंसर यही है। नाम से नहीं समझ में आ रहा, फ्लेक्स, ऐसे डिपॉजिट जो फ्लेक्सी हो, मतलब चेंज हो सके, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट पे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो आप एफडी कराते हो, जो आपकी इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो कम ज्यादा हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। जैसे मार्केट, कभी मार्केट शेयर मार्केट बढ़ गया तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कभी कम हो गया तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। इस तरीके से काम होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक हिंदू माइनर है हैविंग नेचुरल गार्जियन अटेन मेजॉरिटी ऑन द कंपटीशन ऑफ, ठीक है। मतलब एक माइनर है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक अपने अकाउंट का, जनरली चैप्टर समझ में आ रहा है ना, पूरा पूरा बैंकिंग का चैप्टर है, तो उसी पर्सपेक्टिव से लो। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, पता नहीं क्यों सीबीएसई वालों ने जो बनाया है, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगा है। इनके क्वेश्चंस वगैरह कुछ सिस्टमेटिक पूछे नहीं गए हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम
दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचे तो बहुत अलग अलग मतलब हो सकता है, बट हमको पता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का ये चैप्टर है तो उसी से रिलेटेड चीजें होगा। माइनर अकाउंट क्या होता है बेटा? माइनर अकाउंट मैंने कल समझाया था, ये अकाउंट उन लोगों के अकाउंट होल्डर, माइनर अकाउंट होल्डर वो अकाउंट होते हैं जिसमें 18 साल से कम के बच्चों का भी अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। एसबी अकाउंट भी उसको कहा जाता है, याद करो, वन शॉट में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप वगैरह नहीं आता है, पहले पेरेंट्स के अकाउंट में आता था तो उसमें बहुत लफड़ाबाजी होता था, तो अब डायरेक्ट बच्चे का अकाउंट खुल जाता है, बच्चे के अकाउंट में ही उसका स्कॉलरशिप वगैरह आएगा। तो माइनर, अब माइनर जब 18 साल, अच्छा वो जो अकाउंट होता था ना, उस अकाउंट पेरेंट और गार्जियन के देख रेख में वो अकाउंट खुलता था, वही उसको मैनेज करते थे। लेकिन जब वो माइनर 18 साल का हो जाएगा तब गार्जियन का पूरा क्या होगा, पावर हट जाएगा, मेजोरिटी पावर किसी पे चली जाएगी, उस माइनर के पास चली जाएगी उस अकाउंट का, क्योंकि वो 18 साल का हो गया। और 18 साल के बाद हम ऐसा मानते हैं, हमारी इंडिया मानती है 18 साल के बाद बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, या 18 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं दिमाग से, पैसे से और समझ से मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो ही हैंडल करते हैं उन चीजों को। तो आंसर हो जाएगा हमारा 18 ईयर, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, अ नॉमिनी इन द बैंक अकाउंट इज द डैश ऑन बिहाफ ऑफ लीगल हायर्स। भाई नॉमिनी किसको कहा जाता है? ऑनर ऑफ एसेट्स, एसेट का जो ऑनर है उसको ट्रस्टी को कहते हैं, जिस पर ट्रस्ट है उसको किसी एजेंट को कहते हैं, या कोई प्रिंसिपल कहलाएगा तो ट्रस्टी को कहते हैं नॉमिनी। नॉमिनी क्या होता है आपको मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि चैप्टर में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ था, बट पुराने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नॉमिनी क्या होता है? जैसे आपने एक बैंक, एक पर्सन ए है जिसने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन किया, किस बैंक में? मान लो एसबीआई में बैंक अकाउंट ओपन किया, किसने ओपन किया? ए ने ओपन किया। अब उसने उसके अकाउंट में मान लो 20,000 रुपए रखा हुआ है, 20,000 रुपए। अब किसी वजह से जो पर्सन ए है ना वो मर गया, डेथ कर गया, तो अब उसके अकाउंट में जो 20,000 रुपए है, या जो उसका अकाउंट है, अब उसको उसका पैसा किसको मिलेगा? अगर इस बंदे ने जो फॉर्म भरते हैं, जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो उसमें एक फॉर्म भरा जाता है कि आप नॉमिनी में किसका नाम डालोगे। नॉमिनी यानी आपके एक्सीडेंट हो जाने, आपके निपट जाने के बाद ये अकाउंट के को कौन ऑनर कर पाएगा, कौन इस एसेट को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर लोग कौन, अपने, जैसे मैं करूंगा तो मैं अपने पापा का दे दिया, अपनी वाइफ का दे दिया, मम्मी का दे दिया, इस तरीके से नॉमिनी बनाया जाता है जिसपे आपको ट्रस्ट हो, ठीक है, कि आपके जाने के बाद वही उसका अधिकार है उसका। तो ऐसे लोगों को हम लोग नॉमिनी बनाते हैं, जो कि आपके अकाउंट को आगे फर्दर होल्ड कर पाए, उसके पैसे को यूज कर पाए। तो ये कौन होते हैं? ये ट्रस्टी होते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐसा नहीं है, नॉमिनी जो है वो आप मालिक ही होता है उस पैसे, जब तक आप हो तब तक तो उसका कोई हक नहीं है, आपके जाने के बाद फिर उसका हक होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्शन बाय अ कस्टमर टू अ बैंक, एक कस्टमर बैंक के अधिकारी को इंस्ट्रक्ट करता है, पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ऑन स्पेसिफिक डेट टू स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पे इज नोन एज, ठीक है। मतलब क्या है, आप एक ए हो, आपका, आप अपने बैंक को, ठीक है, आप अपने बैंक को, आपका जो बैंक है, मान लो एसबीआई बैंक है, उस बैंक को ऑर्डर दे रहे हो, उस बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि भैया सुन, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एन इंस्ट्रक्शन बाय अ कस्टमर टू अ बैंक को, है ना, बैंक के कस्टमर ही तो हुए, आप कौन हो? बैंक के कस्टमर ही हो, आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो, अपने बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि भाई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, लाइक एक पर्टिकुलर अमाउंट, लाइक मान लो 20,000 रुपए, ऑन अ स्पेसिफिक डेट, मतलब स्पेसिफिक डेट यानी 1 जनवरी 2025 को, टू स्पेसिफिक पे, किसको पे करना है? किसको पे करना है? मान लो किसी एक्स वाई जेड पर्सन को पे करना है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको वन टाइम इंस्ट्रक्शन कहेंगे, इसको रिकरिंग इंस्ट्रक्शन कहेंगे, या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहेंगे? बताइए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। एक एन इंस्ट्रक्टर बाय ए कस्टमर, कस्टमर इस बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो है, एक स्पेसिफिक डेट को या डेट्स को एक स्पेसिफाइड पेई को देना है। ये क्या? ये वन टाइम इंस्ट्रक्शन होता है, एक बार इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई इस टाइम पे आप दे देना। ये रिकरिंग में आएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा। तो ये एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगा। लाइक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर आदमी को आप पेमेंट कर रहे हो, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में आएगा, बार बार नहीं कर। रिकरिंग में क्या हो जाएगा? बार बार चीजें हो रही हैं। लाइक जैसे हमारा ईएमआई कटता, जब हम लोन वगैरह लेते हैं ना, तो लोन में क्या होता है, हर महीने इतने तारीख को हमारे अकाउंट से ये लोन का जो पैसा होता है, ईएमआई जो होता है, वो कटता रहता है, वो हमारा रिकरिंग इंस्ट्रक्शन हो जाता है।
बैंक को हम ऑर्डर देते हैं कि भैया हमारे अकाउंट से इतना पैसा हर बार इस जहां से मैंने लोन लिया उस कंपनी को देते रहना, रिकरिंग इंस्ट्रक्शन हो गया। वन टाइम इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, एक बार बस उस पेई को देना, दोबारा जिंदगी में कभी उसको मत देना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, मान लो इसका एग्जांपल ले लो, मैं फोन पे ले रहा हूं, फोन पे से मैंने एक क्यूआर सामने एक राशन की दुकान से राशन खरीदा, उसको क्यूआर स्कैन किया और पैसा डाल दिया, मतलब हम बैंक को कह रहे हैं कि इस क्यूआर पे आज के डेट में इसको पैसा दे दो, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा दोबारा मैं उस राशन की दुकान पे आऊंगा ही नहीं, दोबारा उसको पेमेंट करूंगा ही नहीं, ठीक है। वन टाइम में ऐसा कंडीशन हो जाए कि एक बार दे दिए, दोबारा कभी जिंदगी में उसको वापस इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, इसलिए वन टाइम नहीं होगा। एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर डेट के लिए बोल दियो, दोबारा कभी फ्यूचर में मन हो तो दोबारा भी बैंक को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बैंक्स जनरली डोंट पे इंटरेस्ट ऑन मनी डिपॉजिट। मनी डिपॉजिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कैसे अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। मैंने आपको बताया था सेविंग अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट बैंक देता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इसका इंटरेस्ट अगर इसका सेविंग का इंटरेस्ट अगर इतना है तो ये इंटरेस्ट इतना होगा भाई, ज्यादा होता है। फिक्स ओवरड्राफ्ट में भी होता है भाई। करेंट अकाउंट में जो होता है, ऑप्शन बी इज द करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है। वन शॉट में हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बेसिस केवाईसी इज, बेसिक केवाईसी क्या होता है भाई। वैलिड आइडेंटिटी एड्रेस सिग्नेचर को वैलिडेटिंग करना, एंश्योरिंग दैट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज फिजिकली फिट, फिजिकली ये बंदा फिजिकली फिट है इसलिए केवाईसी कराते हैं। एंश्योरिंग करते हैं कि भाई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज अ लिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा है। भाई बिना पढ़े लिखे का केवाईसी नहीं होता है क्या, आधार कार्ड नहीं बनता है क्या, बनता है ना। नो योर कस्टमर, केवाईसी मतलब क्या, अपने कस्टमर को जानिए, नो योर कस्टमर, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब क्या है, ठीक है। एंश्योरिंग दैट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कैन, पढ़ सकता है लिख सकता है, कि बिना पढ़े लिखने वाले केवाईसी नहीं होता है क्या, होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप अपने कस्टमर के आइडेंटिटी, उसके एड्रेस, उसके सिग्नेचर को जानने के लिए ये केवाईसी किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल कैन बी नॉमिनेटेड थ्रू द बैंक नॉमिनेशन फैसिलिटी, कितने पर्सन को आप नॉमिनेट कर सकते हो। मतलब जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो ना, तो बैंक अकाउंट ओपन करना बताया ना, बैंक अकाउंट ओपन करते हो एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में भरना पड़ता है नॉमिनी का नाम, कि लाइक मेरे निपटने के बाद ये मेरे अकाउंट के पैसे को कौन ऑन कर पाएगा, ठीक है। तो कितने लोग का नाम लिख सकते हो उसमें, तो सिर्फ एक लोग का ही नाम लिखा जाता है। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं कि दिस टाइप ऑफ अकाउंट अलाउज अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल, मतलब कितना भी डिपॉजिट, जितने बार जितना मानो उतना डिपॉजिट कर दो, जितनी बार मानो उतना निकाल लो। ये कौन सा बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट में ये सुविधाएं देती है, जल्दी बताओ, वन शॉट में समझाएगा ना। बिल्कुल सही आंसर, इट्स अ करेंट अकाउंट, बिजनेस पर्पस पे खोला जाता है, ठीक है। बिजनेस वाले जो लोग होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट ओपन होता है। इसमें आप चाहो तो अनलिमिटेड बार आप अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हो और अनलिमिटेड बार अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये करंट अकाउंट में इतनी अच्छी सुविधाएं मिलती है, इसीलिए इस पे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं होता है। बाकी सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में अच्छा खासा इंटरेस्ट बैंक आपको देता है, क्योंकि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द बैंक। बैंक किस डॉक्यूमेंट्स को एज अ केवाईसी समझता है, फोटोग्राफ को नहीं, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, या ऑल, अच्छा ठीक है, ऐसा अकेला फोटोग्राफ मैंने देख लिया था, नीचे वाला ऑप्शन देखा ही नहीं भाई। क्या ये तीनों उसमें इंक्लूड होते हैं क्या, केवाईसी के अंदर ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं क्या। बिल्कुल सही है। केवाईसी में कस्टमर जो होता है, बैंक जो होता है अपने कस्टमर की आइडेंटिटी को सबसे पहले चेक करता है, उसके एड्रेस को चेक करता है, और वो दिखता कैसा है उसका फोटोग्राफ को चेक करता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आंसर इज नो योर कस्टमर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हेन अ ज्वाइंट अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एनी वन ऑफ द होल्डर इंडिपेंडेंटली, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट, ये किस में आएगा। एक ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट यानी दो लोग होंगे उसके अंदर, दो लोग होंगे, टू और मोर, या दो से ज्यादा लोग उसके अंदर पर्सन इन्वॉल्व होंगे, ऐसे अकाउंट को अपन ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि ज्वाइंट अकाउंट तो है बट ऑपरेटेड बाय एनी वन ऑफ द होल्डर, कोई एक ही दोनों ऑपरेट कर पा रहा है। बट ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है, दोनों लोग ऑपरेट कर पाते हैं, कोई एक ही ऑपरेट कर पा रहा है।
कि ये क्या कैसा अकाउंट है, ये ऑपरेशन ज्वाइंटली होता है आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, या लेटर और सर्वाइवर। भाई जो लेट आया उसको किया, पहले आया उसको मिला, ऐसा किसका क्या होगा आंसर इज द आइदर और सर्वाइवर। ठीक है, कह रहा है ओनली वन ऑफ द होल्डर इंडिपेंडेंटली, या तो मतलब दोनों में से ऐसा डील है कि भाई हम ही आकर पैसा निकाल पाएंगे, रख दोनों लोग साथ में रहे बट इसको एसेस सिर्फ हम ही कर पाएंगे, या एक टाइम पे इसने किया तो दोनों एक साथ उसको यूज नहीं कर पाएंगे, अलग अलग इंडिपेंडेंटली आपको कुछ सर्विसेज आप ले सकते हो तो कुछ सर्विसेज आप करोगे, इस तरीके से चीजें मिलता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एनी एफडीआर फिक्स्ड डिपॉजिट इज लॉस्ट बाय द कस्टमर ऑफ बैंक व्हाट डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर किसी वजह से आपका एफडीआर गुम हो गया, एफडीआर होता है फिक्स्ड डिपॉजिट का जो सर्टिफिकेट होता है ना, गुम हो गया, तो फिर क्या होगा, व्हाट डॉक्यूमेंट एग्जैक्ट, फिर बैंक आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगा, गारंटी बॉन्ड मांगेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड, प्रोमिसनरी बॉन्ड, या इंटीमेनिटी बॉन्ड। क्या हो जाएगा, तो इंटीमेनिटी बॉन्ड मांगेगा इसमें। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, इसमें बताया जाता है कि भाई हमारा आपके अकाउंट में पूरे डिटेल्स लिखे होते हैं कि मैंने इतने का इतने तारीख को इतना पैसा फिक्स कराया था 3 साल के लिए, मेरा ये आइडेंटिटी प्रूफ है, मेरा ये आपके बैंक में अकाउंट है मेरा, ये सारी चीजें पूरा डिटेल बताता है, तब बैंक फिर उसका एक डुप्लीकेट बनाता है कि हाँ वहाँ सही है, आपको मेरा गुम हो गया है, चोरी हो गया है, एफआईआर भी लगाना पड़ता है उसमें, तब जाके इंडिमेनिटी बॉन्ड आपका बनता है। ठीक है, 13th क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट इज नॉर्मली कॉस्टलीस्ट फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से विच प्रोडक्ट नॉर्मली कॉस्टलीस्ट है, सबसे महंगा है, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महंगा क्या पड़ता है, होम लोन, पर्सनल लोन, या क्रेडिट कार्ड लोन। तो आंसर इज क्रेडिट कार्ड लोन आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा एज कंपेयर टू होम लोन एंड पर्सनल लोन। ठीक है, होम लोन क्या होता है, क्रेडिट कार्ड लोन ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय के लिए मिलता है, टाइम भी कम आपके पास होता है और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, होम लोन क्या है कि भाई 10 साल 20 साल तक चलता रहता है तो पता नहीं चलता अपने को, वो निकल जाता है। पर्सनल लोन भी इसी तरीके से 5 साल 2 साल 3 साल का होता है, बट क्रेडिट कार्ड लोन में भाई आपको हर साल आपको अपना ऑडिट देना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू होम लोन एंड पर्सनल लोन। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो गया, ये चैप्टर का सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करना है क्योंकि एमसीक्यू वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू नहीं सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई बार ना टीचर्स क्या करते हैं, इस फिल इन द ब्लैंक्स को ना एज ए एमसीक्यू प्रेजेंट कर देते हैं आपके सामने, और फिर आप सोचते हो यार ये क्वेश्चन तो बुक में था ही नहीं, एमसीक्यू में हमने तो पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, इसलिए बस इसी पर्सपेक्टिव की वजह से मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी करा रहा हूँ इस वीडियो में, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कराऊंगा, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मेन हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नंबर तो वहीं से आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, आंसर भी आपके सामने यहाँ रख दिया हूँ। पहला है डैश कैन बी रिटर्न फॉर इनसफिशिएंट फॉर्म इन अकाउंट। ठीक है, ऐसा क्या चीज होता है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में, आपने मान लो आपके अकाउंट में 0 रुपए है और आपने एक चेक इशू कर दिया, एक आप ए हो, आपके अकाउंट में कितना है 0 बैलेंस है, आपने बी के नाम पे एक चेक बना दिया जिसमें डाल दिया क्या भाई 10,000 रुपए निकाल लो, अभी बी को दे दिया। अब बी जब आपके अकाउंट को एसेक्स करेगा 10,000 रुपए के लिए, मतलब बैंक को ऑर्डर देगा कि भाई इस पर्सन का चेक है, मुझे उसके अकाउंट से 10,000 रुपए दो, अकाउंट में 0 तो चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, चेक इज द राइट। ठीक है, सेकंड है डैश इज अ वैलिड फॉर्म ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर। भाई क्या हो सकता है, आप आइडेंटिटी प्रूफ क्या हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी लिख सकते हो, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी आप एक आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बैंकर लॉकर आर नॉट यूज्ड फॉर, बैंक का जो लॉकर होता है ना उसको किसके लिए यूज नहीं कर सकते, तो आप गन नहीं रख सकते हो, ड्रग्स नहीं, एक्सप्लोजिव ऐसी चीजें नहीं रख सकते हो। बैंक लॉकर क्या होता है, क्लास 10th में ना और अच्छे से जाके पढ़ोगे। बैंक लॉकर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। आपका जिस अकाउंट में, जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है ना, उस अकाउंट सॉरी उस बैंक में आपको एक और सर्विसेज बैंक आपको देती है। आप पर्स ए हो, आपका एक बैंक है, आपका बैंक अकाउंट है, किसमें है, एसबीआई में। तो एसबीआई आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसको नाम कहते हैं, जिसका नाम होता है लॉकर सर्विस। जो लॉकर सर्विस होता है उसमें हर महीने कुछ 100-200 रुपए आपको
बैंक आपके अकाउंट से ही काटता रहता है, ठीक है। जिस बैंक में अकाउंट है ना, उसी में आप लॉकर सुविधा का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब लॉकर क्या होता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने गहना वगैरह रखते हैं। जैसे पेप्सी कंपनी अपना जो इंग्रेडिएंट्स है वो छुपा के रखा हुआ है, लाइक छुपा के सेफ्टी, क्योंकि घर में आजकल कोई भी ज्वेलरी वगैरह घर में नहीं रखते, घर में कभी भी चोरी हो सकता है। कहीं आप बाहर गए हो, डाका लग गया, कुछ आके बंदूक दिखाकर चोरी कर लेंगे, तो भाई क्या होगा। इसीलिए लोग जिनके घर में ज्यादा ज्वेलरी वगैरह होता है ना, वो बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, और जिस बैंक में उनका अकाउंट होता है उसी बैंक में लॉकर सुविधा अगर सर्विस है, उस लॉकर में अपना ये सब सामान रखते हैं। ज्वेलरी हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सब सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखा जाता है। ना कि भाई आप गन रख दिए, ड्रग्स एक्सप्लोजिव वगैरह की भाई रख के आ गए और पता चला दो बटन दबाए, यहाँ पे बैंक ही उड़ गया। ऐसी चीजें आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। आगे है, चेंज इन द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ज्वाइंट अकाउंट रिक्वायर मैंडेट फॉर्म। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है भाई, तो आपको दोनों जितने अकाउंट होल्डर है ना, उनकी सबकी सहमति लगती है, तब जाकर वो अकाउंट में आपको चेंजेस करा सकते हो, ठीक है। DICGS इंश्योर्स ईच डिपोजिटर अप टू रुपीज, इतना आप डिपॉजिट कर सकते हो। कितना भाई, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख तक आप अपने सेविंग अकाउंट में एक बार में जमा कर सकते हो। पैन कार्ड अगर नहीं है तो पहले तो 1 लाख तक कर सकते थे, अब तो 50,000 हो चुका है। पैन कार्ड लगाकर भी आप इसको 1 लाख एक बार में डिपॉजिट कर सकते हो, और इससे ज्यादा भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। DICGS के अकॉर्डिंग ईच डिपोजिटर अप टू इतना तो भाई डिपॉजिट करा ही सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आगे गार्निशिस ऑर्डर इज इशूड बाई, गार्निशिस ऑर्डर इज इशूड बाई, कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है गार्निशिस ऑर्डर, ठीक है। अब ये गार्निशिस ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। जब कोई बैंक से, मान लो एक बैंक है, इस बैंक से एक पर्सन एक्स है, इसने क्या किया, बैंक से एक लोन लिया है, ये लोन लिया है, और टाइम पे उस लोन का जो EMI है वो नहीं चुका रहा है टाइम से, तो बैंक उसके पे एक्शन ले सकता है कि भाई हमारा जो लोन लिए हो उसको लौटाओ, तो तुम नहीं लौटा रहे हो, 3 महीने से पैसे नहीं भर रहे हो, तो इस केस में गारंटी ऑर्डर इशू किया जाता है उस पर्सन के थ्रू, और ये कोर्ट जो होता है वो ऑर्डर पास करता है। आजकल तो क्या होता है, बैंक दादागिरी करते हैं, आप 2-3 महीने लोन नहीं चुका पा रहे हो, किसी वजह से जॉब चली गई या कोई भी इशू आ गया, तो 2-4 गुंडे भेज देते हैं आपके एरिया के, घर पे गुंडे आ जाएंगे, भैया पैसा दे नहीं तो मार दूंगा, गाड़ी उठा के ले जाएंगे। ये सब कर नहीं सकते, अलाउ नहीं है, ठीक है। आपके पास आपने लोन लिया है, इट्स एग्री, आपके पास अभी चुकाने के लिए लोन नहीं है 2-3 महीना, ठीक है, आप दिक्कत है, तो कोर्ट से सिंपली बैंक ऑर्डर भेजेगा, उसमें कोर्ट में आप जाके दे दो कि भाई सर मेरे को अभी दिक्कत है, ये दिक्कत है, इतने दिन के इतने के बाद मुझे कुछ सहूलियत दीजिए, 3-4 महीने बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं देना चालू कर दूंगा। ऐसे नहीं गुंडा भेज दो, उठवा लो, गोली मरवा दो, ये सब फंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ज्यादातर बैंक आजकल यही करते हैं, ठीक है, इसलिए सोच समझकर अच्छे बैंक से ये सब चीजें करनी चाहिए, ठीक है। 7th है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज पेड ऑन डैश क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट। भाई डेली क्लोजिंग बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, लाइक आपके आज आपके अकाउंट में कितना पैसा था, है ना, फिर कल कितना है, फिर परसों कितना है, उस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब आज मान लें आपके अकाउंट में 5,000 रुपए, आपके अकाउंट में तो 5,000 रुपए आपका शाम को या जब भी बैंक क्लोजिंग टाइम होता है उस टाइम पे आपको चेक कर 5,000 आपके अकाउंट में है, तो उस पे आपको इंटरेस्ट जो भी बनता है बैंक आपको मिल जाए। फिर अगले दिन अगर आपके अकाउंट में 200 रुपए है तो फिर वो आपका लॉक पीरियड हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से होता है। कभी कभी बैंक एवरेज भी कैलकुलेट करके उस पर भी देती है, लाइक डेली डेली करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो बैंक क्या करती है कि भाई पूरे मंथ में एवरेज अमाउंट कितना लगभग आपके अकाउंट में रह रहा था, लाइक आप कभी 5,000 डाल रहे हो, कभी निकाल ले रहे हो, कभी 10,000 डाल रहे हो, निकाल ले रहे हो, तो ओवरऑल एवरेज देखा जा रहा था कुछ 4,500-3,000 के आसपास आपके अकाउंट में महीने में रह रहा है, तो उस पर आपका इंटरेस्ट रेट बनता है। इस तरीके से भी चीजें होता है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे इज द बेस्ट आंसर। अभी तो बुक्स में तो आपके डेली ही लिखा है, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग फंडा थोड़ा ये चलता है, ठीक है। लास्ट में टॉलिंग ऑल डेबिट्स क्रेडिट्स फॉर द चेक कैश प्रोसेस इज नोन एज, इसको रिकॉन्सिलाइजेशन कहते हैं, टैली करना, अपने कितना डेबिट कितना क्रेडिट हुआ चेक और कैश बुक से, तो आपके चेक से कितना डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, अब वही पासबुक कैशबुक का फंडा कह रहा है, तो टैली करना मतलब दोनों को कंपेयर करना, ये किसमें रिकॉन्सिलाइजेशन में आता है। याद करो हमने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में ये सब चीजें डिस्कस की, ठीक है भाई। चलिए अब जरा मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। तो सामने आपके आंसर मैंने रख दिया है सारे के सारे जो मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट को आपको मैच करना है। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, ये करंट और सेविंग अकाउंट के अंदर आते हैं। डिमांड ऑन डिमांड जब चाहे तब आपको पैसा मिल जाएगी, करंट और सेविंग दोनों अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है।
DICGS क्या होता है, एंश्योर्स करता है अप टू 1 लाख फॉर ईच डिपोजिटर इन बैंक, ठीक है। टर्म डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर जैसे इसमें फिक्स्ड FD या रिकरिंग हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ पैसे को फिक्स कर दो। FD पेनाल्टी इंटरेस्ट कितना होता है, 1% होता है, कि भाई आपने 3 साल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स कर दिया है, बट इमरजेंसी पे आपको निकालना पड़ेगा, तो 1% डिडक्ट करके बैंक आपको वापस करता है एज अ पेनाल्टी, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, आपके हर महीने आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके FD वाले अकाउंट में चला जाएगा, इसको कहते हैं रिकरिंग। द फाइनेंस प्री प्लान्ड फ्यूचर पर्पस के लिए, ठीक है। कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियंस को क्या बोलते हैं, मेजर एट 21 ईयर, ठीक है। माइनर के लिए 18 के ऊपर दे सकते हो, ठीक है। जूनियर अकाउंट क्या होता है, एज ऑफ 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनका अकाउंट जो खुलता है उनको अपन जूनियर अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। यही कुछ ऑप्शन थे जिसको मैंने डायरेक्ट आपको मैच करा के यहाँ पे रख दिया है। अब ट्रू फॉल्स जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करेंट अकाउंट रिक्वायर्स मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन। करेंट अकाउंट में एक पर्टिकुलर मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है क्या, बिल्कुल रखना पड़ता है, बिल्कुल सही है। और करेंट अकाउंट में कितना अकाउंट मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, लगभग 20,000 25,000, इस तरीके से अलग अलग बैंक्स होती है, अलग अलग अमाउंट रखती हैं। वहीं हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट में भी ये फंडा चलता है, बट सेविंग अकाउंट में कम होता है, लाइक 2,000 3,000 5,000 इस तरीके से चीजें चलती है। बट आजकल RBI ने रूल दे दिया है कि भाई आप जीरो सेविंग अकाउंट भी ओपन करा सकते हो, जिसमें जीरो भी अकाउंट में बैलेंस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो क्या कंपाउंड होता रहता है क्या, भाई ऐसी बात नहीं है, फॉल्स कंडीशन है ये। सेविंग में तो बिल्कुल नहीं होता कंपाउंडेड, ठीक है। जो रिकरिंग वाला जो है ना उसमें कंपाउंड, रिकरिंग जो डिपॉजिट होता है उसमें आपका कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे लाइक इस महीने आपके अकाउंट में 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए आपके अकाउंट में, ठीक है। तो इस जैसे महीना कंप्लीट हुआ, आपको 2,000 का मान लो 2%, 2,000 का 2%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2%, 20 रुपए के आसपास, ठीक है। नहीं नहीं, 1,000 का 20%, 2,000 का 40%, 40 रुपए, ठीक है, 40 रुपीज। तो आपके अकाउंट में जैसे मंथ कंप्लीट हुआ, आपको इंटरेस्ट मिला 2%, मान लो बैंक अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है तो आपका कितना पेमेंट हो गया, 2,040 रुपए हो गया, ठीक है। अब 2,040 अगर अगले महीने तक रखते हो तो नेक्स्ट मंथ में आपका 2,040 का 2% फिर आपको मिलेगा। तो 40 और 40 का देखो, 2,000 का तो 40 हो गया, और फिर 40 का 20% कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 0.2 है ना, 40 इंटू 0.02, लगभग 0.8 के आसपास। तो इसमें और जोड़ो, मतलब अगले महीने के लिए आपके पास इकट्ठा हो जाएगा कितना, 2,000 40 40 80 80.8 के आसपास। फिर इस तरीके से मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है ना इंटरेस्ट, वो नेक्स्ट मंथ के लिए कंपाउंड होता जा रहा है, ठीक है। चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, इन केस ऑफ रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट हर महीने आपके अकाउंट से पैसा निकलता रहेगा, FD में जाता रहेगा, ठीक है। द लोन कैन बी गिवन अप टू 75% के आसपास आपको उस पर लोन मिल सकता है क्या, सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। 75 क्या 90% तक आपको लोन उस पर मिल सकता है, सही है ये चीज, ठीक है। कह रहा है इलिटरेट पर्सन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर फॉर बैंक। इलिटरेट पर्सन जो होते हैं क्या वो बैंक के लिए स्पेशल टाइप के कस्टमर होते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये चीज, ठीक है। क्योंकि इलिटरेट अकाउंट होल्डर भी एक टाइप का अकाउंट होल्डर होता है, जिसमें अनपढ़ लोगों के लिए अकाउंट खोला जाता है, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अब वो पैसा निकालने वाला वो ATM तो वो सब चलाएंगे नहीं, तो अंगूठा लगाकर भी वो पैसा निकाल सकते हैं। KYC इज मैंडेड बाय सेबी। सेबी क्या होती है, जो संस्था होती है जो ये सब चीजों को मैंडेट करती है ना, RBI बैंक में ये सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो मैंडेट होता है क्या KYC, तो ये चीज फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। ओके देखो यार, इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से देखा जा सकता है। जो सेबी होता है, हमारी जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज जो है ना, ये जनरली जो म्यूचुअल फंड होता है, जो स्टॉक मार्केट वाला फंडा जो चलता है ना, उन सब चीजों को कंट्रोल करती है। तो उसमें भी हर कंपनी जो स्टॉक मार्केट का काम कर रही है, म्यूचुअल फंड का काम कर रही है ना, उनको सेबी एक दबाव बना के रखते हैं कि आपके जो कस्टमर है ना उनको उनका आइडेंटिफाई करके रखो कि भाई वो कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, तो उसमें KYC बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो KYC हमको बैंकिंग पर्पज से बताया जा रहा है, बैंक के जो काम हो रहे हैं ना उस पर्पज से बता रहा है, तो उसमें सेबी का क्या ही रोल है, इसलिए शायद इसका आंसर
फॉल्स यहाँ पे बताया जा रहा है। बट भाई केवाईसी इंपॉर्टेंट होता है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट वगैरह भी जो लोग करते हैं वो भी अकाउंट ओपन करोगे तो केवाईसी वहां भी मैंडेटरी रहता ही रहता है। बट अब आपका चैप्टर बैंकिंग और ये सब फंडा फंडा चल रहा है और आप फिर स्टॉक मार्केट वाली चीजें ला रहे हो, तो ऐसी से भी जो होता है वो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी वाला काम ये सब चीजें करता है। दैट्स वाई आई थिंक हो सकता है इसका आंसर, इसलिए यहाँ पे फॉल्स बताया जा रहा है। ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट कैन बी मेड अवेलेबल बाय बैंक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अकाउंट स्टेटमेंट जब चाहे तब आप बैंक से ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो, फॉर्म डाल दो आप। आजकल तो ऑनलाइन भी जब चाहे तब पूरे बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट आप ले सकते हो कि भाई कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, कब कितना, कहाँ, कैसे, सब चीज। बीआरएस इज कैरिड आउट ऑन ईयरली बेसिस ओनली, ये चीज फॉल्स है। बीआरएस क्या है भाई, भूल गए हो क्या? लास्ट टॉपिक चैप्टर का, बैंक रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें बैंक क्या करता है, आपका जो पासबुक है, पासबुक और आपका जो कैशबुक है, उनके बीच का जो डिफरेंसेस होता है ना, वो बताना। तो क्या सिर्फ ये ईयरली बेसिस पे ही आप करा सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कभी भी करा सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। ब्रीफली आपको इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के हैं और 12-13 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने वन शॉट वीडियो अगर आपने देखा है ना, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा यार, ये क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो। देखो इसमें मैं सारी चीजों में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट वन शॉट वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, उसकी आपको ऊपर आइकन पे आपको वीडियो की लिंक मिल रही होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले ना चैप्टर तो पढ़ लो, चैप्टर समझ में रहेगा तो इजीली क्वेश्चन आंसर आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं क्वेश्चन आंसर जब कराता हूँ अलग से, तो मुझे फील होता है कि भाई यार मेरे को फिर से सारी चीजें समझानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे सर आपने तो समझाया ही नहीं। भाई बेटा वन शॉट वीडियो किस लिए बनाया है? आप लोग के लिए बनाना, आप पढ़ के तो आइए, फिर क्वेश्चन आंसर लगाइए, फिर सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब इसी में लग गया है तो फिर तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी 3-4 घंटे के बन जाएंगे, एक्सप्लेन करने बैठ गए तो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ करेंट अकाउंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो भाई जैसे कि हमने बात किया था चैप्टर में, करेंट अकाउंट वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट माना जाता है बिजनेस वाले लोगों के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है, बाकी आपका जब जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, डाल सकते हो, और भी काफी सारे, जैसे यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो, को इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट तो रहता है भाई, लगभग 20-25 हजार रुपए अकाउंट में परमानेंट रखना ही पड़ता है। मल्टीपल विड्रॉल एंड पेमेंट्स कर सकते हो। सुटेबिलिटी फॉर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है। और बैंकिंग सर्विस भी, एक्स्ट्रा बैंकिंग सर्विस भी, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। स्पेशली फॉर बिजनेस, ट्रेडर्स, इंडिविजुअल्स के लिए भी ये अकाउंट होता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेविंग अकाउंट की क्या खासियत होती है भाई, तो आइए पढ़ते हैं। तो एक तो सेविंग हैबिट के लिए एनकरेज करता है, हम लोगों को एनकरेज करता है कि हम अपने कुछ पैसे को सेव कर पाए। ठीक है, इंटरेस्ट देता है बैंक आपको। लिमिटेड विड्रॉल है, विड्रॉल आप लिमिटेड कर सकते हो, लाइक एक दिन भर में 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो, एक बार में एटीएम से 20,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो, थोड़ा विड्रॉल लिमिटेशन इसमें रहता है। मिनिमम बैलेंस यहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, बट आजकल जीरो बैलेंस वाला भी अकाउंट ओपन होने लगता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वही करंट अकाउंट में नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी, अगर आप निपट गए तो आपके अकाउंट का पैसा किसको मिलेगा? जिसका भी आपने नॉमिनेशन में नाम डाला होगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड, यहाँ चेकबुक वगैरह अवेलेबल है। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एक्सेस होगा। सेफ एंड सिक्योर डिपॉजिट होता है। इजी फंड ट्रांसफर आप कर सकते हो फोन पे, गूगल पे। ठीक है, पासबुक ई स्टेटमेंट अवेलेबल होता है। ऑटो स्वीप और लिंक्ड एफडी ऑप्शन भी मिलते हैं कि भाई आप चाहो तो अपने किसी एफडी को उससे लिंक कर लो, ताकि उससे पैसा कटता रहे, रिकरिंग एफडी जैसे हो गया। सुटेबल फॉर इंडिविजुअल के लिए सुटेबल होता है, बिजनेस वालों के लिए ये चीज नहीं रहता, क्योंकि बिजनेस वाला में कई बार ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है, वो आप सेविंग अकाउंट से इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस होती है ट्रांजेक्शन की। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बैंक आपको देती है, कहती है सेविंग अकाउंट में जो आप अपना पैसा रखे, हम उसको उतना 6% इंटरेस्ट देंगे पर एनम, वो जो इंटरेस्ट रेट है ना 6%, 7%, वो किस किस चीज पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट रेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस इकोनॉमिक, मार्केट और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। लाइक देश की इकोनॉमिक
ऊपर नीचे हो गई, उस पर भी इफेक्ट हो सकता है, मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हो गई, इन सब चीजों पे इफेक्ट करता है। कुछ चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देख लो, डिमांड एंड सप्लाई अगर कम, मान लो मार्केट में डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो रहा है, इस कंडीशन में भी हो जाएगा। देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, इंक्रीज्ड बोरोइंग ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन कैन डिराइव इंटरेस्ट रेट हायर। फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है कि लोग ज्यादा लोन लेने लग जाते हैं बैंक से, क्योंकि भाई दिखावा करना है, कपड़े खरीदने हैं, गाड़ी खरीदना है, दिवाली के टाइम पे खासकर, ठीक है। तो भाई लोग ज्यादा लोन लेते हैं, तो लोन ज्यादा लेंगे तो भाई बैंक तो कंगाल होने लग जाता है, बैंक इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है बैंक को भी फायदा हो जाता है। ये है। दूसरा हो सकता है यहाँ पे और क्या कारण हो सकता है भाई, चल भाई चल क्यों नहीं रहा है, इन्फ्लेशन रेट हो सकता है, जैसे हायर इन्फ्लेशन लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट हो सकता है, ठीक है। जैसे इफ द इन्फ्लेशन इज 5% बैंक माइट ऑफर इंटरेस्ट रेट अबव 5% टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। मान लो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि जैसे कोई पैंडेमिक आ गया या मार्केट बहुत गिर गया, तो उस टाइम पे मार्केट बैंक भी तो आपके पैसे क्या, आपके पैसे को भी तो बैंक कहीं लगा रहा है स्टॉक मार्केट में, जहां से वो लोन देकर या स्टॉक मार्केट में लगा कमाई कर रहा है। अब वहीं मार्केट डाउन हो गया तो उसका इन्फ्लेशन 5% पे आ गया, तो क्या करेगा बैंक, फिर इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएगा ना, लोन देने वाला रेट बढ़ाए ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है। तो इस पे भी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, चेंज रहता है। और भी कारण है, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, लाइक व्हेन सेंट्रल बैंक रेजेस द रेपो रेट, कमर्शियल बैंक इंक्रीजेस लैंडिंग रेट। जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हो गए जैसे एसबीआई वगैरह हो गया, जब वो भी अपने रेट को ऊपर नीचे करते हैं तो साथ में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको भी करना पड़ जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, अ बूमिंग इकोनॉमी में रिजल्ट अ हायर लोन इंटरेस्ट रेट टू कर्व एक्सेसिव बोरिंग, ठीक है। जब देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, यानी अचानक से कैसे देश की इकोनॉमी बढ़ने लगी, यानी लोग ज्यादा पैसा का लेन देन ज्यादा कर रहे हैं, लेन देन ज्यादा कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बैंक से लोन लिया जा रहा है, उसका ईएमआई भरा जा रहा है, कमाई उतनी हो रही है, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन कुछ ज्यादा हो रहा है, इस पे भी इसकी वजह से भी इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, रिस्क प्रोफाइल फॉर बोरोवर्स। मान लो कोई एक बेचारा किसी गांव का एक बैंक है जिसने 8-10 लोग को लोन दे दिया, अब उसके पास पैसा ही नहीं हो जाए, वो ससुरे लौटा ही नहीं रहे, तो इस पे भी थोड़ा बैंक इंटरेस्ट ज्यादा लगाकर जो लोग को, नए लोग को लोन देता है तो इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा के देता है, ताकि वो जो गैप है ना, जो जिन्होंने लोन लिया है पैसा चुका नहीं रहे टाइम पे, तो उस पैसे को मेंटेन कर पाए। गवर्नमेंट बोरोइंग भी हो गया, गवर्नमेंट भी बहुत लोन लेती है, पता ही है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोन काफी लेती है, तो लार्ज फिजिकल डिफेक्ट्स में रिजल्ट हायर इंटरेस्ट रेट। तो इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जब बैंक से काफी ज्यादा पैसा निकाला जाता है लोन के पर्सपेक्टिव, तो काफी ज्यादा इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। इस केस में भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट के क्या एडवांटेजेस हैं, तो भैया इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा रिकरिंग डिपॉजिट पे मिलता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। रेगुलर, एक तो देखो रेगुलर सेविंग हैबिट डालता है, एक डिसिप्लिन्ड सेविंग डालता है, हर महीने आपके अकाउंट से 2000 रुपए आपके एफडी में जाएगा, यानी आपके अंदर एक टेंशन रहेगा कि भाई मेरे को महीने के 31 तारीख को मेरे अकाउंट में 2000 रुपए तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा कटेगा, एफडी अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन हैबिट बनता है सेविंग करने का। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होता है, भाई आपने 3 साल के लिए करा रखा है तो 9% पे तो फिक्स इंटरेस्ट रेट हो गया, रिस्क कम होता है आपके पैसे का कम ज्यादा होने का। फ्लेक्सिबल डिपॉजिट अमाउंट होता है, लाइक कस्टमर कैन चूज द मंथली डिपॉजिट अमाउंट बेस्ड ऑन देयर एफोर्डेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप चूज कर सकते हो कि 500 रुपए महीना कटे या 1000 या 50,000, आप पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है हर महीने, ठीक है, या हर साल, क्वार्टरली, ये सब चीजों पे। लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, आपका जितना पैसा एफडी में इकट्ठा हुआ है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, कितना, जितना भी इकट्ठा किया उसके 75% या 90% के आसपास। टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80C इन इंडिया। एफडी अकाउंट खोलने पे काफी ज्यादा टैक्स बेनिफिट वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस थे रिकरिंग डिपॉजिट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर ऑफ बैंक। कौन लोग होते हैं, कितने, मतलब अकाउंट होल्डर की बात कर रहा है, कस्टमर, बैंक के कस्टमर कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो हमने डिस्कस किया था, माइनर जो 18 साल के कम के बच्चे होते हैं स्कूल के, उनके लिए अकाउंट ओपन होता है। सीनियर सिटीजन, कस्टमर एज 60 ईयर से ऊपर के जो लोग होते हैं। फिर इंडिविजुअल हो गया, ज्वाइंट अकाउंट हो गया, नॉन एनआरआई के लिए अकाउंट हो गया, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स के लिए अकाउंट हो गया, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर के लिए अकाउंट हो गया। फिर मैंने बात किया इंडिविजुअल लोग भी जो अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं, वो भी एक तरीके का कस्टमर ही हुआ ना। फिर एक ज्वाइंट अकाउंट हो गया, फिर हिंदू फैमिली जो अकाउंट था वो हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो हो गया उनका अकाउंट हो गया। ये सब हमने डिस्कस किया था ना अकाउंट होल्डर में, वही सब चीजें तो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट का एडवांटेजेस क्या है भाई, आज देखते हैं। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बोथ अकाउंट होल्डर्स शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द अकाउंट, मेकिंग इट इजियर फॉर कपल्स, फैमिली मेंबर्स, बिजनेस पार्टनर टू मैनेज फाइनेंस टुगेदर। साथ मिलकर दो लोग अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उसके बैलेंस को देखभाल करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को समझते हैं, इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बटी होती है। एसेस टू फंड, दोनों लोग ज्वाइंट अकाउंट में दोनों बंदा क्या हो सकता है, बोथ अकाउंट होल्डर हैव एक्सेस टू द अकाउंट अलाउइंग देम टू डिपॉजिट भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। कन्वीनियंस होता है इमरजेंसी केस में, इन केस ऑफ अकाउंट होल्डर इज अनअवेलेबल। मान लो कि कोई कंपनी है जिसमें दो डायरेक्टर है, दो लोग कंपनी चला रहे हैं, अब दोनों लोग मिलकर पैसा निकालते, एक लोग अगर एब्सेंट हो गया तो क्या दूसरा पैसा सैलरी देना पड़े अचानक से तो वो नहीं दे पाएगा क्या, बिल्कुल वो अपने अकाउंट से पैसा निकाल के दे सकता है, एक सुविधाएं मिलती है। बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्ड होता है, ज्वाइंट अकाउंट प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी रहता है दोनों लोग के बीच में कि भाई क्योंकि अकाउंट है तो सरकार बैंक आपका ध्यान रखे कितना क्रेडिट कितना डेबिट हुआ, कौन निकाला किसने निकाला, पूरा डिटेल रहता है, ठीक है। फिर होता है सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इजिली आप मतलब देख सकते हो किसने कब कितना निकाला, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। अब लगभग 12-13 क्वेश्चन हैं यार, इसमें से लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हमने वन शॉट में ही डिस्कस किया था, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखना यार मैं डिटेल में क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस नहीं करूंगा, आप वन शॉट पढ़ के आइए, आपका काम एक बार भी अगर आपने वन शॉट पढ़ के रखा है ना तो ये सब आपके लिए हवाबाजी होगा, क्लियर है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, दोनों में क्या अंतर होता है। डिमांड डिपॉजिट मैंने बताया था ऑन डिमांड आपको पैसा मिल जाए, लाइक सेविंग अकाउंट हो गया। टाइम डिपॉजिट क्या हो गया कि भाई आपने एक पर्टिकुलर पैसे को एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए 3 साल 5 साल 10 के लिए डाल दिया, अब उससे पहले आप उसको नहीं निकाल सकते, तो निकालोगे तो पेनाल्टी के साथ आपको बैंक पेनाल्टी लगाती है 1% का, ठीक है, एफडी वगैरह हो गया। तो और क्या इसके अलावा डिफरेंसेस हैं, तो ये टेबल आपके सामने मैं शो करा रहा हूँ, फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से ये चीजें देख पाए, ठीक है। देखो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है, तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट दैट कैन विड्रॉल एट एनी टाइम विदाउट प्रियर नोटिस, जब चाहे तब आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। वहीं डिपॉजिट मेड फॉर फिक्स पीरियड के लिए कर दिया जाता है, विच कैन नॉट बी विड्रॉल बिफोर द मैच्योरिटी, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, 3 साल का आपने कराया है, 5 साल का कराया है, 10 साल का अगर आपने कराया है, तो जब तक वो ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप वो पैसा नहीं निकाल सकते हो। विड्रॉल की बात कर रहा है तो कैन बी विड्रॉल ऑन डिमांड, जब चाहे तब आप निकाल सकते हो, एटीएम से, चेक से, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, किसी से भी, लेकिन कैन ओनली बी विड्रॉल आफ्टर द एग्रीड मैच्योरिटी पीरियड, और जब आपकी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाए, या आप पेनाल्टी देकर अपने पैसे को अर्ली विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट जनरली लोअर इंटरेस्ट मिलता है, या कई तो बार तो मिलता ही नहीं, जैसे करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं है, बट सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट मिल भी जाता है। वही टाइम डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है, कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, क्योंकि आपने उस पैसे को बैंक को पर्टिकुलर लॉक पीरियड के लिए दे दिया है, तो बट 3 साल के लिए, तब 3 साल तक आपके पैसे के साथ बैंक क्या कर सकता है, उससे पैसा बना सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो गया करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यहाँ फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज, कहाँ गया भाई, ये रहा, व्हाट डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, सेविंग और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। अभी तो हमने डिमांड डिपॉजिट के अंदर पढ़ा कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग और करेंट आता है, बट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आइए इसको भी देखते हैं। पर्पस की बात करते हैं सबसे पहले, तो प्राइमरली फॉर सेविंग मनी एंड अर्निंग इंटरेस्ट के लिए होता है सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट डिजाइन फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस के लिए, बिजनेस नीड्स के लिए इसका यूज किया जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है, वहीं यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल की बात करें तो लिमिटेड नंबर ऑफ, आप विड्रॉल तो आप लिमिटेड कर सकते हो पर मंथ, है ना, बट आप डिपॉजिट जितना चाहे उतना कर सकते हो। डिपॉजिट आप अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हो, जितने चाहे बार चाहे उतने बार अनलिमिटेड क्या कर सकते हो, पैसा जमा कर सकते हो। निकालने टाइम आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ठीक है, बट करंट अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड टाइम विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो मे हैव अ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट टू अवॉइड चार्ज, पेनल्टी से बचने के लिए यहाँ भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, बट कंपेयर टू करेंट अकाउंट में यहाँ पे मिनिमम बैलेंस रेट कम होता है, लाइक 2000, 3000, 5000 ऐसा होता है, ठीक है। और कई तो जीरो अकाउंट भी खुलते हैं, उसमें तो आपको जीरो बैलेंस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मे शब्द का यूज किया गया, हो भी सकता नहीं भी। ऑफ्टन हायर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट यहाँ होता है, जैसे बताया था 25,000,
20,000 25,000 के आसपास बैंक मिनिमम बैलेंस अकाउंट मेंटेन करने को बोलती है, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांजेक्शन वॉल्यूम की। बात करें तो लो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, आइडियल फॉर पर्सन, ये जनरली सेविंग अकाउंट है ना, तो आपको बैंक चाहती है कि आप अपने पैसे को बचाओ ना कि उड़ाओ, इसलिए थोड़ा सा ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कम कर पाओगे, बट यहाँ पे बिजनेस पर्पज से यूज होता है, इसलिए ट्रांजेक्शन हाई वॉल्यूम में होती है। इंटरेस्ट अर्निंग की बात करें, जैसे बता ही चुके हैं, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बैलेंस, वेरीज बाई बैंक, अलग अलग बैंक का अलग अलग कंडीशन होता है, बट जो आपके बैंक में पैसा है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट वाला फंडा नहीं है। फीस की बात करें, यूजुअली लो और नो मंथली फीस होता है, बट यहाँ पे हमारा मंथली मेंटेनेंस फीस लगता है, स्पेशली फॉर मेंटेनिंग बिजनेस, ठीक है। चलिए भाई, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, पुराना वाला था क्वेश्चन था सेविंग और करेंट के बीच में, ठीक है। इस बार पूछ रहा है सेविंग और इसके बारे में टर्म डिपॉजिट। चलो बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करके समझते हैं जरा, और इसको थोड़ा जूम फॉर्मेट में समझेंगे। आई थिंक आपको ये चीजें दिख रही होगी, फिर भी जरा एक बार चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पर्पस क्या है, पर्पस क्या है भाई इसका, यहाँ पे पर्पस क्या है इसका, तो पर्पस क्या है पहला सेविंग अकाउंट का, प्राइमरली फॉर सेविंग मनी विथ इजी एक्सेस। सेविंग अकाउंट का सबसे पहला प्राइमरली फंक्शन क्या है कि मनी को सेव करने की कोशिश करो। वही टर्म डिपॉजिट में भी सेव होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग होता है, विथ फिक्स टर्म, चीजें फिक्स्ड होती है, लाइक 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, और इसमें इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है, हाई मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, आई थिंक छोटा करने पे ज्यादा ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पे चीजें, ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं अपन, आप जूम करके देख सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सेविंग अकाउंट में लोअर इंटरेस्ट रेट होता है एज कंपेयर टू टर्म डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे पैसा आप लॉक कर देते हो, लॉक पीरियड होता है ना यहाँ पे, लाइक 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे हायर इंटरेस्ट देखने को मिलता है। विड्रॉल की बात करें तो फंड कैन बी विड्रॉल एनी टाइम, जब चाहे तब आप अपना पैसा निकाल सकते हो सेविंग अकाउंट में, बट यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो जब तक आपकी मैच्योरिटी डेट कंप्लीट ना हो जाए, 3 साल 5 साल 10 साल जब तक के लिए आपने रखा है, बट उससे पहले इमरजेंसी में निकालना है तो पेनाल्टी देना होगा लगभग 1% के आसपास, ठीक है। लिक्विडिटी की बात करें तो हाई लिक्विडिटी होती है, फंड्स अवेलेबल ऑन डिमांड, आपको यहाँ पे पैसा मिल जाता है, यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, ऑन डिमांड तो नहीं मिल पाएगा, फंड आपका लॉक होता है स्पेसिफिक टर्म के लिए, ठीक है। मिनिमम बैलेंस का फंडा यहाँ पे लगता है, नहीं भी लगता है, क्योंकि में जीरो अकाउंट भी होता है इसलिए, और यहाँ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो इसमें कोई भी ऐसा मिनिमम बैलेंस वाला फंडा नहीं होता है। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट इज यूजुअली पेड पीरियडिकली, लाइक मंथली क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है टिपिकली मैच्योरिटी पीरियड जब कंप्लीट होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। पेनाल्टी विड्रॉल पे नो पेनाल्टी होता है, विड्रॉल कोई पेनाल्टी नहीं लगता, बट मे हैव लिमिट होते हैं, उससे ज्यादा जाओगे तो पेनाल्टी लगेगा। जैसे एटीएम कार्ड आप एसबीआई का एटीएम, एसबीआई के एटीएम बैंक में 5 बार यूज कर सकते हो महीने में, उससे ज्यादा यूज करोगे तो 32-35 रुपीज आपको पेनाल्टी देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा बैंक अकाउंट, मान लो आपके पास सेंट्रल बैंक का एटीएम है और आपके घर के आसपास एसबीआई का एटीएम है, तो आप उससे 3 बार ही पैसा निकाल सकते हो, उससे ज्यादा निकालोगे तो कुछ ज्यादा पेनल्टी भरना पड़ता है, ठीक है। ये फंडा है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा प्री मैच्योर होगा उससे पहले तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकरिंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट। रिकरिंग और टर्म डिपॉजिट में क्या डिफरेंसेस होता है, आइए जरा इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। इसको बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है, और इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा भाई, इसको जूम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इधर देखो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पढ़ेंगे, इधर हम लोग टर्म डिपॉजिट अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पर्पस क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट का, डिजाइन्ड फॉर इंडिविजुअल्स के लिए हु वांट टू सेव अ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ, ठीक है। जैसे बताया था ना कि हर महीने 2,000 रुपए आपके अकाउंट से कटता रहेगा, और कहाँ चला जाएगा वो पैसा, वो पैसा कहाँ चला जाएगा भाई, वो पैसा चला जाएगा आपके एफडी अकाउंट में। तो एक हैबिट, डिसिप्लिन हैबिट यहाँ देखने को हमको मिलता है, ठीक है। वहीं पे टर्म डिपॉजिट की बात करें तो डिजाइन फॉर इंडिविजुअल्स हु वांट टू डिपॉजिट अ लम सम अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड टर्म, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स टर्म के लिए फिक्स कर दो, हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है कंपेयर टू इसके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिकरिंग में क्या होता है, हर महीने 2-2 हजार रुपए निकलता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। यहाँ पे क्या हो, एक ही बार में 50,000 फिक्स कर दो 3 साल के लिए, ठीक है, ये फंडा है। दूसरा है डिपॉजिट टाइप की, मंथली कंट्रीब्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट लाइक 2,000 3,000 500 जो भी आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या होता है, लमसम अमाउंट को आप डिपॉजिट कर देते हो, लाइक 50,000 डिपॉजिट कर दिया 3-4 साल के लिए, फ्री हो रहा हो, 3 साल बाद देखना उसको। डिपॉजिट पीरियड की बात करें, टिपिकली 6 मंथ से 10 ईयर तक इसका रहता है, 6 मंथ से 10 ईयर तक करा सकते हो, इसका रेंज फ्यू मंथ से लेके सेवरल ईयर तक रहता है, ठीक है।
फिर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो हाई इंटरेस्ट रेट देन सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पे भी सेम हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग अकाउंट से, जनरली सिमिलर टू और हायर देन रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब रिकरिंग अकाउंट के बराबर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है या कई बार उससे ज्यादा भी आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ भी लिक्विडिटी इतना ज्यादा, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, पैसे का लेन देन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होना, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज कम है, फंड कैन नॉट बी विड्रॉल नहीं कर सकते हो मैच्योरिटी पीरियड जब तक कंप्लीट ना हो, अगर ऐसा करोगे तो पेनल्टी देना होगा 1% के आसपास। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होता है इसके लिए, दोनों के लिए सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, डिपॉजिट की फ्रीक्वेंसी हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, यहाँ पे वन टाइम लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दो, फ्री हो जाओ, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट इज पेड एट मैच्योरिटी, जब होगा तभी मिलेगा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पे। यहाँ इंटरेस्ट पेड एट मैच्योरिटी पीरियडिकली आपको मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट, किस टाइप का टर्म डिपॉजिट है उस पे, ठीक है। और जनरली कई बार ना इंटरेस्ट रेट इस पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, कंपाउंड होता है, हर महीने आप पैसा दे रहे हो ना तो आपका जो इंटरेस्ट है ना कंपाउंड होते चलता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा देखने को भी यहाँ पे मिलता है। पेनल्टी ऑफ विड्रॉल, पेनल्टी फॉर प्री मैच्योर, यहाँ भी पेनल्टी लगता है, अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल लोगे तो पेनल्टी यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, बट मे रिजल्ट इन जो कह रहा है लोअर इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, भाई रेगुलर मंथली डिपॉजिट, वही सारी टैक्सेशन में इसमें भी फायदा होता है, इसमें भी टैक्स में फायदा होता है, यही सारी चीजें इसका है, ओके। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ माइनर्स कैन ओपन हिज अकाउंट। एक माइनर अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकता है, माइनर यानी जो 18 साल के कम हो, है ना, ऐसे पर्सन या चाइल्ड, ठीक है, जिनका एज 18 ईयर से कम का हो, उनको हम माइनर कहते हैं। तो भाई इसका प्रोसेस क्या है, माइनर यूजुअली अंडर 18 ईयर एज के होते हैं, कैन ओपन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल, बट कुछ कंडीशन होना चाहिए, जैसे क्या गार्जियन की रिक्वायर्ड होती है, बिना गार्जियन के आप ओपन नहीं कर सकते हो, गार्जियन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, फिर लाइक आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हो, ज्वाइंट पेरेंट्स के साथ खोलना चाहते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ खोलना चाहते हो, ये सारी चीजें। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका एज प्रूफ हो गया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, स्कूल आईडी लगेगा, गार्जियन आइडेंटिटी लगेगा, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगेगा, आपके पेरेंट्स का, आपका नहीं, ठीक है। एसेस ऑफ फंड की बात करें तो गार्जियन मैनेज द अकाउंट, गार्जियन मैनेज करता है, तो आप उसको नहीं छेड़छाड़ कर पाओगे जब तक आप 18 साल का ना हो जाए, ठीक है। अकाउंट फीचर की बात करें, कोई भी फीस यहाँ एक्स्ट्रा नहीं लगता, इंटरेस्ट सेविंग जो रखे हो पैसा उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, लिमिटेड विड्रॉल राइट्स कंट्रोल बाय द गार्जियन, आप इसमें मतलब आप गार्जियन अगर चलो आपको एटीएम कार्ड दे भी दिया तो आप लिमिटेड पैसा ही निकाल पाओगे, गार्जियन का थोड़ा उस पर कंट्रोल रहता है। ट्रांजेक्शन टू एडल्ट अकाउंट, वंस द माइनर टर्न 18 ईयर दे गेन फुल कंट्रोल ऑन द अकाउंट, जब माइनर 18 साल का हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है, फुल कंट्रोल उसको मिल जाता है अपने अकाउंट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, हमने डिस्कस किया था वन शॉर्ट वीडियो में। तो पार्टनरशिप डीड लगता है सबसे पहला, तो अगर आप दो लोग मिलकर कोई फार्म ओपन कर रहे हो, है ना, दो लोग मिलकर उसको चला रहे हो कोई फार्म को, ठीक है, तो उसमें आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप अकाउंट खोलो ताकि दोनों लोग एक्सेस कर पाओ, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले पार्टनरशिप डीड आपको बैंक को देना होगा। एक सर्टिफाइड कॉपी होता है पार्टनरशिप डीड दैट आउटलाइन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ पार्टनर, देयर रोल, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब चीजें इसमें लिखी होती है। लाइक कौन दो लोग हैं उनका नाम लिखा होता है, ठीक है, दोनों के कौन रोल क्या है, तुम डायरेक्टर हो, तुम सीईओ हो, तुम छोटा डायरेक्टर हो, बड़ा डायरेक्टर हो, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है दोनों का, ये सारी चीजें लिखी रहती है। आइडेंटिटी प्रूफ लगता है पार्टनर्स का, दोनों का गवर्नमेंट इशूड आईडी, जैसे आधार कार्ड, पासवर्ड, वोटर आईडी, ये सब चीजें लगेंगी। एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, यूटिलिटी बिल्स वगैरह लगता है आपका, है ना, इस दोनों पार्टनर का। बिजनेस एड्रेस प्रूफ, लाइक आपने बिजनेस कहाँ रजिस्टर किया है, उसका रेंटल एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये सब लगेगा। पैन कार्ड आपको ओपन कराना होगा, किसका, पार्टनरशिप फार्म का पैन कार्ड ओपन कराना होगा, ठीक है। और साथ में पैन कार्ड ऑफ इंडिविजुअल्स पार्टनर जो है उनका भी लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा आप दोनों के पार्टनर्स का, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपके पास है तो, ठीक है, नहीं तो इस बिना इसके भी ओपन हो जाता है, ठीक है। केवाईसी फॉर्म लगेगा दोनों पार्टनर का, ठीक है, जिसमें दोनों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें हो जाती है। इतना डॉक्यूमेंट्स लगता है तब जाकर आप एक पार्टनरशिप अकाउंट बैंक में ओपन करा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग कंपनी अकाउंट। एक प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनी ओपन कर रहे हो, उसमें दो से ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, ज्यादा लोग उस कंपनी के अकाउंट को होल्ड करते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा। एमएसएमई एक संस्था होती है हमारी गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ, भूल रहा हूं मैं क्या फुल फॉर्म होता है, एमएसएमई बोला जाता है। एमएसएमई जो होता है इसी के अंडर इंडिया के सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। तो आपको इसके थ्रू अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है,
ठीक है, तो आपको उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट होता है, लाइक आपकी कंपनी जिस भी नाम का है उसमें नाम लिखा रहेगा, कब रजिस्टर हुई है, कौन उसको रन कर रहा है, ये सारी डिटेल उसमें लिखा रहता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी। ठीक है, फिर मेमोरेंडम होता है या एमओए बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगाना होता है। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, दोनों पार्टनर के बीच में कितना नाम लिखा रहता है, शेयर रेशियो क्या है, किसका क्या पोस्ट है, कौन ज्यादा आपके बैंक को होल्ड करेगा, कौन कम करेगा, ये सारी चीजें डिटेल लिखी होती है। पैन कार्ड कंपनी का बनाना होता है, वो लगेगा। बोर्ड रिजोल्यूशन पास होंगे कि लाइक आपके बैंक अकाउंट जब ओपन करने जाओ तो एक बोर्ड रिजोल्यूशन लगता है, दोनों के बीच में सहमति कि भाई हम दोनों साथ मिलकर यूज करेंगे, हमारे पास दोनों के पास पासवर्ड रहेगा, दोनों के पास ये रहेगा वो रहेगा, ये सारी चीजें लिखी होती है, बैंक आपसे मांगेगा। आइडेंटिटी ऑथराइज सिग्नेटरीज का आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, लाइक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, दोनों पार्टनर या जितने पार्टनर है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें। एड्रेस प्रूफ लगेगा कंपनी का, जहां भी एड्रेस आपने कंपनी ओपन किया है उस जमीन का, जो भी बिजली बिल हो, एड्रेस प्रूफ जो भी हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है दोनों लोगों का, हर साल चेंज होता है या फिक्स है आपका, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। टैक्स रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, जैसे आप जीएसटी फाइल करोगे वो सारी जीएसटी लगता है जनरली आपका। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपके, ये सारी चीजें लगती हैं आपका एक कंपनी अकाउंट को ओपन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया है, आई होप आप पॉज करके ये सारी चीजें देख सकते हो। आगे चलते हैं, कह रहा है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ट्रस्ट अकाउंट। ओके, चलिए, तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ट्रस्ट अकाउंट। ट्रस्ट अकाउंट के ट्रस्टीज जो नहीं होते हैं, जो डोनेशन वगैरह लेते हैं, उनके लिए वैसा अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ भी ट्रस्ट डीड लगेगा, एक सर्टिफिकेट लगेगा ट्रस्ट डीड, जिसमें विच आउटलाइन द ट्रस्ट ऑब्जेक्टिव, ट्रस्टीज के बारे में, टर्म्स एंड ऑपरेशन, किस तरीके से काम करोगे, ये सारे चीजें होती हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, आप ऐसा नहीं कोई भी आप जन सेवा कर रहे हो तो सरकार के अंडर भी आपको काफी ज्यादा फंडिंग वगैरह मिलता है, दूसरे देशों से भी फंडिंग मिलता है, सरकार का इस पर नजर रहता है, तो उसके थ्रू रजिस्टर कराओ। पैन कार्ड बनेगा आपके ट्रस्ट का, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा ट्रस्टीज का, जो भी लोग उसमें साथ मिलके काम कर रहे हैं उनका। एड्रेस प्रूफ लगेगा, एड्रेस ऑफ ट्रस्ट लगेगा, लाइक प्रूफ ऑफ ट्रस्ट, रजिस्टर्ड एड्रेस, यूटिलिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, जहां से आप काम कर रहे हो, एनजीओ वगैरह जो भी चला रहे हो, वैसे ही कुछ। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, लाइक जो मेंबर्स उसको ट्रस्ट कॉर्पोरेट ट्रस्टी को हैंडल कर रहे हैं, उनके बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, लाइक कौन हैंडल करेगा अकाउंट को, है ना, कौन कितना पैसा निकाल सकता है, किसका क्या रोल है, ये सारी चीजें। ट्रस्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लगेगा, लाइक टैक्स क्या फील कर रहे हो, आपका जो ट्रस्टी ओपन किया उसका टैक्स जीएसटी नंबर वगैरह भी सब लगता ही लगता है, सरकार यहाँ से भी पैसा निकालती है, छोड़ेगी नहीं भले कुछ भी हो। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे मेंबर्स वगैरह जो भी है उनका, ये सारी चीजें लगती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आंसर क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ कैश बुक, की जरूरत क्या होती है। कैश बुक मैंने समझाया था, कैश बुक क्या होता है, एक पर्सनल डायरी होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बैंक से जो भी पैसा निकालते हैं ना हम लोग, मान लो मैंने अपने अकाउंट, मेरा एक बैंक अकाउंट है, ठीक, समझा दे रहा हूँ, समझाया था उसमें भी। बैंक जो होता है ना, बैंक एक आपको देता है पासबुक, बोलते हैं पासबुक बोला जाता है, जिसको कौन पूरा मैनेज करता है, मैनेज कौन करता है, बैंक मैनेज करता है। ठीक है, एक होता है पर्सन जिसका अकाउंट होल्डर, एक होता है कैश बुक। कैश बुक एक तरीके का कहा जाए, एक पर्सनल डायरी होता है, पर्सनल डायरी होता है, जिसको कौन मेंटेन करता है, आप खुद, अकाउंट होल्डर जो होता है ना वो मेंटेन करता है। अब मान ले आपने बैंक में 10,000 रुपए डाला और 5,000 रुपए बाहर निकाल लिया, तो बैंक जो पासबुक में दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, बैंक कंट्रोल करता है पासबुक को, तो पासबुक में क्या दिखाएगा, इतने तारीख को 10,000 आपने डाला था, ठीक है, इतने तारीख को 10,000 आपने डाला था और इतने तारीख को 5,000 निकाला। अब उस 5,000 का आपने क्या किया, बैंक को उससे कोई लेना देना नहीं, तो पासबुक में आपको इतना ही डिटेल मिलेगा कि आपने इतने तारीख को 10,000 डाला, इतने तारीख को 5,000 निकाला। अब उस 5,000 के साथ आपने क्या क्या किया, उसको बैंक से लेना देना नहीं है, तो वो एक पर्सनल डायरी में लिखना पड़ता है। जैसे आप एक कंपनी चला रहे हो, तो कंपनी का अकाउंट से अगर 50,000 रुपए निकाले, तो कंपनी के क्या किए हो, लाइक हमने सैलरी दिया है, हमने एक्सपेंसेस कुछ खरीदा है, कुछ सामान मंगाया है, कुछ टूट गया था उसको मंगाया है कंपनी में, तो वो सब चीजें कैश बुक जो होता है उसमें डायरी में लिखा जाता है। ठीक है, और दोनों को कंपेयर कौन करता है, बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट जो होता है वो। ठीक है, आई पढ़ाया था वन शॉट में, आई होप आपको क्लियर होगा चीजें। चलिए अभी जरा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो क्या क्यों जरूरत पड़ता है कैश बुक का, तो रिकॉर्ड, कैश ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कि भाई कहाँ जो पैसा बैंक से हमने निकाला है उसको कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, उसका सारे रिकॉर्ड रखें इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, सारे सिस्टमेटिक मैनर से। इसीलिए आउटफ्लो, बिजनेस की आउटफ्लो इसी बेसिस पे पूरी चलती है।
फैसिलिटेट फाइनेंशियल कंट्रोल कर पाओगे कि भाई कहाँ पे कितना यूज हो रहा है, ज्यादा तो यूज नहीं हो रहा है, ज्यादा सैलरी तो नहीं जा रहा है, भाई सैलरी ज्यादा कमाई कम तो निकाल दो 3-4 एम्प्लॉय को, वो वाला फंडा। रिकॉन्सिलाइजेशन को सिंप्लीफाई करना, लाइक कैशबुक पासबुक और कैशबुक में जो डिफरेंसेस आता है उसको सिंप्लीफाई ट्रैक करना, ये सब सारी चीजें। लीगल और ऑडिट, जब हर साल आपको अपनी कंपनी को ऑडिट करानी पड़ती है, जीएसटी फाइल करना होता है, उस दौरान आपके बैंक स्टेटमेंट और आपके जो आपने जो खर्चा किया है कैशबुक में जो लिखा है, दोनों को कंपेयर करके आपको ऑडिट करा के जमा करनी पड़ती है, उसी से जीएसटी कटता है आपका। इजी टू मॉनिटर होता है, स्मॉल ट्रांजैक्शन को इजीली मॉनिटर कर पाते हैं कैशबुक की वजह से ही, ठीक है। पासबुक से नहीं कर पाओगे कि आपने 5,000 तो निकाल लिया, 5,000 में 10 रुपए का आपने चॉकलेट खा लिया, उसका रिकॉर्ड बैंक के पास थोड़ी ना है, वो तो कैशबुक में लिखोगे ना आप, ठीक है। रिड्यूस एरर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एरर को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। एरर रिड्यूस हो जाता है, आप एक एक रुपए का हिसाब इसमें लिखते हो ना, इसलिए एरर होने का चांस कम होता है। ट्रांसपेरेंसी रहता है, मालिक और जो कंपनी में जो अकाउंटेंट है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहता है कि भाई इतना पैसा हमने निकाला तो कहाँ कहाँ यूज किया, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होता है भाई? पैटी कैश बुक भी नाम का एक चीज होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं तो देखो, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं पैटी बुक, ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्मॉल जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। द पैटी कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड माइनर और डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं ना इन कैश के फॉर्म में, जैसे ऑफिस सप्लाईज हो गया, पोस्टेज हो गया, ट्रैवल फेयर्स हो गया, अदर स्मॉल परचेसेस हो गया, दैट डोंट रिक्वायर फॉर्मल, जिनके पास इनवॉइसिंग वगैरह नहीं है, आपको बिल नहीं मिलेगा। अब मान लो आपका एक एम्प्लॉय क्या हुआ, आपने अपने एक एम्प्लॉय को भेजा है किसी दुकान में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी चला रहे हो, आपका एक एम्प्लॉय है, जिसको उस एम्प्लॉय को भैया एक दूसरे ऑफिस पे भेजना है कि वहां पे कुछ काम है, तू करके जल्दी से वहां पे आ जा। अब वो बंदा जाएगा तो आप कंपनी के काम से जा रहा है तो वो ट्रेवलिंग अलाउंसेस वहां रुकेगा, खाना पीना खाएगा, होटल का चार्ज लेगा ना आपसे, तो वो सब जो है ना, होटल का, चलो होटल का चार्ज तो बिल मिल जाएगा, उसका हो जाएगा। अब भैया वो लोकल बस से जा रहा है तो उसका बिल थोड़ी ना मिलेगा। तो ऐसे छोटे मोटे अकाउंट जो होता है ना, वो पैटी कैशबुक में चीजें लिखी जाती है। मेंटेन फाइनेंशियल कंट्रोल और माइनर ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल हो पाए, इजी ट्रैकिंग हो पाए कैश फ्लो का, मिसयूज ना करे कोई पैसे का, बजट मैनेजमेंट करते हैं इसके थ्रू, सपोर्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को में भी सपोर्ट करता है, इजी रिकॉन्सिलाइजेशन करने में भी हेल्प करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अगला है हमारा, व्हाट इज द नीड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की क्या जरूरत पड़ती है? तो भाई बैंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो आप अपने बैंक ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाओ, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स, लाइक आपका कैश बुक में आप क्या लिख रहे हो और बैंक जो आपको पासबुक दे रहा है, बैंक लेजर, दोनों में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, उसको रिकॉन्सिलाइज करना। डिटेक्ट्स फ्रॉड और एरर तो नहीं होगी आपके अकाउंट से कुछ पैसा, आपके कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस जो आ रहा है, वो डिफरेंसेस के कारण हमने पढ़ा था क्या क्या कारण हो सकता है, उसमें एक फ्रॉड भी हो सकता है, आपके अकाउंट से कुछ फ्रॉड तो नहीं हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं काट लिया बैंक वालों ने, इसका का रिकॉर्ड देखना। फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, बजट और प्लानिंग में हेल्प करता है कि भाई कितना पैसा है, किस रेट से निकल रहा है अकाउंट से, उसको कैसे रोका जाए, बजट अगले साल के लिए क्या बनाया जाए, प्लानिंग करने में हेल्प करता है। इनकम प्रूफ की तरह आप उसका यूज कर सकते हो, टैक्स फिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ट्रांसपेरेंसी रहता है बैंक और अकाउंटेंट के बीच में, ठीक है, अकाउंट होल्डर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पासबुक। पासबुक का क्या एडवांटेजेस है, पासबुक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो वही सेम चीज, सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, इजी मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, आप इजिली, कोई भी बंदा, पुराने जमाने के लोग भी इसी पासबुक में चीजें जो लिखी होती थी ना कि भाई इतने तारीख को इतना पैसा निकला हुआ है, ऐसा ऐसा, तो उसको ट्रांसपेरेंसी रहता है बैंक और अकाउंट होल्डर के बीच में। प्रूफ ऑफ अकाउंट ऑनरशिप, भाई आपका आपका किसी बैंक में अकाउंट है, उसके लिए मांगते हैं ना, जैसे जॉब करने गए हो तो भाई आपका बैंक का स्टेटमेंट दो, तो आप इसका फोटोकॉपी करा कर दे देते हो। प्री फ्रॉड होने से बच सकते हो, भाई इसमें लिख के आ जाएगा कि भाई इतना पैसा आपकी तारीख अकाउंट में, आप तो नहीं निकाले तो कौन निकाला, भाई बैंक में कंप्लेंट डालो। ऑनलाइन एसेस की जरूरत नहीं पड़ती, पासबुक आप प्रिंट करा के रख लेते हो तो उसी से आप देख सकते हो, बार बार ऑनलाइन एसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन में सिंप्लीफाई हो जाता है, आप खुद भी बैंक प्रिंट करके दे दिया, आपका कैश बुक जो है, दोनों को कंपेयर करके खुद ही आप एरर निकाल सकते हो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी इन बैंक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देता है, तो वो आप कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आप देख सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नीड्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन। बैंक रिकॉन्सिलेशन की क्या जरूरत पड़ती है? हमने इसको वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी ये 3 क्वेश्चन आखिरी का डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी आपको समझा देते हैं यहाँ पे। बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है? आपके पास मान लो पासबुक है, ठीक है, और आपके पास कैश बुक है, पर्सनल डायरी, जिसमें आप पूरा हिसाब लिखते हो।
अब मान लो किसी वजह से बैंक जैसे आपने आपने क्या बोला कि 10,000 आपने डाला बैंक में और बैंक से 10,000 आपने बैंक में डाला और 5,000 आपने निकाला, 5,000 रुपए निकाला, ठीक है? ऐसा तो बैंक के पास कितना पासबुक में कितना शो करेगा कि 5,000 रुपए बचा हुआ है। बट क्या हुआ, बैंक ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज काट लिया, लाइक मोबाइल मैसेज जो भेजता है वो चार्ज काट लिया है, या जो इंश्योरेंस होता है हर साल 500 रुपए वो काट लिया, आपके अकाउंट में सिर्फ 4.5 के ही मिल रहा है, ठीक है? और आपकी कैशबुक के अकॉर्डिंग 5,000 रुपए होना चाहिए, बट आपके पासबुक में दिख रहा है कितना 4.5 के। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो किस वजह से आ रहा है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक रिकॉन्सिलिएशन। इसी को कंपेयर करके हम ये डिफरेंसेस निकालते हैं, फिर बैंक आपको बताता है कि अरे सर आप ठीक है, आपका हिसाब सही है, बट 500 रुपए आपका चार्ज कटा है, इंश्योरेंस का चार्ज जो आपका हर साल कटता है। तो इस तरीके से आपको अपनी चीजों का पता रहता है, ठीक है? इसमें आप क्या बोलता है, डिफरेंसेस आप आइडेंटिफाई कर पाते हो इसकी वजह से। एक्यूरेसी, रिकॉर्ड में एक्यूरेसी मेंटेन रहता है, फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ आपके अकाउंट से, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, ऑडिटिंग वगैरह में भी काफी रिक्वायरमेंट पड़ती है, टैक्स फिलिंग वगैरह जब करते हो ना आप, सालाना इनकम टैक्स फाइल, उसमें इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अवॉइडिंग ओवरड्राफ्ट और पेनाल्टीज को अवॉइड करने में हेल्प करता है। मॉनिटरिंग करता है बैंक परफॉर्मेंस और चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह बैंक तो नहीं काट रहा है, या इंटरेस्ट जो दे रहा है उस पर मॉनिटरिंग होती है। एरर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर वगैरह है वो सही हो जाता है। टाइमिंग डिफरेंस भी कभी कभी हो जाता है, जैसे बताया ना, कैश बुक, आपका आपका चेक आपने इशू कर दिया है, आपके अकाउंट से पैसा कट गया है चेक का, चेक सर्विस चार्ज कट गया है बट चेक का 10,000 रुपये गया नहीं, तो ऐसे जो टाइमिंग एरर होते हैं ना, तो ये सब फंडा जो है पता चल जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से, ठीक है? फिर है व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस, क्या क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो डिफरेंस दिखा पासबुक और कैशबुक में, जिसकी वजह से क्या रीजन हो सकता है? तो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, लाइक चेक इशू तो हो गया है बट वो अभी तक आपके अकाउंट में दिख नहीं रहा है। चेक डिपॉजिट हो गया बट वो पैसा आपके अकाउंट में अभी तक आया नहीं। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में तो वो भी अभी तक आया नहीं, उसमें कुछ टाइम लग रहा है ना? बैंक चार्जेस और बैंक चार्ज, इंटरेस्ट क्रेडिट आ गया, कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा आ गया, या बैंक ने कहाँ से काट लिया, 500 रुपये कम है, अभी जो एग्जाम्पल दिया था, ऐसा चीजें। एरर रिकॉर्डिंग था, जैसे कैशबुक और पासबुक में कुछ गलत तो नहीं लिख दिया आपने, एरर रिकॉर्डिंग हो सकता है। अनरिकॉर्ड ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, लाइक आपने कुछ पासबुक में, लाइक कैशबुक क्या होता है, पर्सनल डायरी होता है, आप आज मार्केट गए, मन किया 10 रुपए की फुल्की खा लिए, उसको आकर लिखना भूल गए, तो वो अनरिकॉर्ड ट्रांजेक्शन में जो है उस फिर याद, जो कंपेयर करते तो याद आता है अरे हाँ भाई उस दिन हमने 10 रुपए का फुल्की खाया था, ठीक है? ये सारी चीजें याद आती है। फ्रॉडेंट तो नहीं हो गया, आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, कैशबुक के अकॉर्डिंग 5,000 होना चाहिए, आपके अकाउंट में 0 रुपए, कहाँ गया 5,000? पासबुक का तो भाई फ्रॉड हो गया, कोई एटीएम चुरा लिया आपका, ये सब चीजें पता चल जाती है। व्हाट आर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सबसे पहले कैश बुक लेकर आओ, पासबुक लेकर आओ, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों चीजों को, ठीक है? ऐड एनी बैंक क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड, उसको चेक करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बैंक चार्जेस को, कोई एरर्स वगैरह को करेक्ट करते हैं, और फाइनल रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं कि भाई किस वजह से आपका ये अंतर देखने को मिला है, ठीक है? तो बस यार यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक है? एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी लेटेस्ट वीडियो के लिए। हमारी वेबसाइट है, इस पर जरूर विजिट कीजिएगा फ्री कंटेंट के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हम और आप और क्लोज रहेंगे और डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड